हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मैग इजी पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसका पार्ट 1 एक दलित के प्रभुत्व का दौर, तो हमने इसमें कुछ पढ़ा था। और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले आप पार्ट 1 देख रहे, उसके बाद ये देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट करना। आप कमेंट जब करोगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और नई वीडियो और आपके लिए अच्छे जो कंटेंट है वो ला सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलना, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे किन परिस्थिति में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो किन परिस्थिति में था, क्या उस वक्त की जो शासन व्यवस्था थी किस तरह की थी, कौन जो पहले चुनाव कब हुए। और जैसे कि पहला जो चुनाव हुआ था वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 में हुआ था। तो हम आमतौर पर इसे 1952 का ही चुनाव कहते हैं, कि जो ज़्यादातर जो चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। ठीक है, जो इलेक्शन हुए थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो कांग्रेस जो एक दल का प्रभुत्व का दौर था, ऑलमोस्ट लगातार तीन जो चुनाव हुए थे 1952, 1957 और 1962 में, तीनों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों से हावी रही। ठीक है, कांग्रेस को पहले आम चुनाव में 364 सीटें मिली, देखेंगे कैसे। और जो अन्य पार्टियां थी उन्हें बहुत, जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको सिर्फ 16 सीटें मिली। तो आप समझ सकते हो कि कितना दबदबा था। हमने इसका कारण भी समझा था कि कांग्रेस जो थी किन कारण ये इतना उनको जीत हासिल हुई, क्योंकि ये एक सुसंगठित पार्टी थी। ये बहुत पहले बनी थी, 1885 में ही इसकी स्थापना हुई थी एओ होम के द्वारा। ठीक है, तो ये देश के लिए काम कर रही थी। वो आज़ादी में इनका थोड़ा ज़्यादा ये था, रोल था, जिसकी वजह से लोग इससे होता है ना कि इमोशनली जुड़ गए थे। इसकी वजह से इस पार्टी को ज़्यादा सफलता मिली। और कहीं जो करिश्माई नेता थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, और जैसे और भी कई नेता, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब एक करिश्माई नेता थे। जो इन पार्टी के जो सदस्य थे, मेंबर थे, ये लोग थे। इनके एक ये भी कारण है कि इनकी वजह से इन्हें वोट ज़्यादा मिले, और इनकी वजह से इनको पहली जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो जीत हासिल हुई। इसमें हम देखें कि जो मतदान के कैसे बदले तरीके, पहले क्या होता था, पहले ईवीएम तो नहीं था, पहले एक मतपेटी रखा जाता था, उस पर उम्मीदवार के नाम होते थे, चिन्ह होते थे, और बाकी उस पर एक पर्चा मतपत्र दिया जाता था। अपने पसंद के जो उम्मीदवार होते थे उसमें डाल देते थे लोग। उसके बाद ये चला, उसके बाद एक फिर बाद में ये हुआ कि मतपेटी रखा गया, उसके लिए मोहर लगाना पड़ता था। जो लोग जिस पार्टी को वोट देनी है उस पर अपना चित्र होते थे, फ़ोटो होते थे, और उस पे लोगों को उस पे मोहर लगा देने पड़ते थे। इससे आसान हुआ। 40 साल तक ये चला, लेकिन हम देखेंगे कि बाद में 1990 के दशक में जो चुनाव आयोग ने जो ईवीएम का उपयोग इस्तेमाल शुरू किया, 2004 तक ये पूरे देश में अच्छे से फैल चुका था। ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कैसे 1952 के जो चुनाव हुए थे, कितने तरह की जो परेशानियाँ थी वो झेलनी पड़ी, कौन-कौन से थे, जो चुनाव आयोग का गठन हुआ, कितने सारे 3 लाख, हमने पढ़ा था 3 लाख से ज़्यादा जो ये थे, बोलते हैं ना उनको, प्रशिक्षण किया। ठीक है, कैसे चुनाव कराया जाए इसके लिए। ठीक है, जैसे हमने बात किया था जो मौलाना अबुल कलाम से, इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था जैसे कैसे कांग्रेस का दबदबा था। ये जो पीली कलर की जो रंग दिख रही है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये हर जगह जहाँ जहाँ पीला पीला जो दिख रहा है, सारा जगह जो कांग्रेस शासित राज्य थी। और जो लाल लाल दिख रहा है यहाँ जो केरल, इसमें सिर्फ वो थी, केरल थी। ठीक है, केरल में डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था 1957 में। इस चुनाव में पहले जीती। अब आज हम देखेंगे कैसे कांग्रेस पार्टी क्या थी, क्या बनी थी। इसके अलावा जो था जम्मू और कश्मीर, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसके अलावा जितने राज्य थे उस हिसाब में कांग्रेस शासित प्रदेश थे। ठीक है, इसके अलावा ये हम देख सकते हैं कैसे टोटल 489 पहले सीट थी पहली लोकसभा चुनावों में, जिसमें 364 सीटें मिली थी कांग्रेस को। दूसरी जो जब चुनाव 1957 में, उसमें 494 लोकसभा सीट थी, जिसमें से 371 मिली थी कांग्रेस को। तीसरी आम चुनाव में तब 1962 में हुआ, इसमें टोटल 494 सीट थी, और इसमें से 361 मिला था कांग्रेस को। और आप देख सकते हो कि दूसरी और अन्य पार्टी थी उनको कितना मिला। ठीक है, फिर आज हम जैसे बात कर लेते हैं कांग्रेस, केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। ठीक है, इससे हम
यहाँ से हमें पढ़ना था आगे, तो हम पढ़ लेते हैं। 1957 में ही कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। जहाँ हर राज्य में कांग्रेस की पार्टी की सरकार बन रही थी, वहीं केरल में कांग्रेस को हार का मज़ा चखना पड़ा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली उनको। टोटल कितनी सीटें थी? 126 में से 60 सीटें कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। और जो 5 स्वतंत्र उम्मीदवार किसके थे? जो निर्दलीय होते हैं ना, लाइक किसी पार्टी से नहीं होते, वो निर्दलीय खड़े होते हैं और जीत जाते हैं। तो वही 5 स्वतंत्र जो उम्मीदवार थे, उनकी जो सीट हासिल थी, तो 126 में से 60 सीटें उनको हासिल हुई और 5 उम्मीदवार कितने 65 हो गए, तो आधा से ज़्यादा हो गया। इस वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनकी सरकार बनी और राज्यपाल ने जो कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता जो थे ईएमएस नमूद्रिपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। दुनिया का ये पहला अवसर था जहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। ऐसा बहुत सारे देश जैसे चीन हो गए और जो कम्युनिस्ट सरकार जैसे और भी जगह है, तो वहाँ जो कम्युनिस्ट सरकार थी, लाइक वहाँ चुनाव के ज़रिए नहीं बनी, वो शुद्ध पावर के हिसाब से बन गए, पावर की वजह से वहाँ की सरकार बन गई। लेकिन ये भारत में पहला ऐसा था, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। तो ये पहला था, दुनिया का पहला अवसर था, ठीक है? इससे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, हर जगह जैसे यूएसएसआर में थी, तो चीन में बनी थी, ये सब था, इसमें चुनाव नहीं हुए। ठीक है, एक ही पार्टी थी और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका दबदबा था। लेकिन यहाँ भारत में चुनाव के हिसाब से ये बने थे, तो इसलिए ये दुनिया का पहला अवसर था, ठीक है। जो केरल में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति का संघर्ष छेड़ दिया। क्योंकि कांग्रेस को लगा कि सारे राज्य में हमारी सरकार है, सिर्फ केरल में नहीं है। तो ये उनको थोड़ा होता है ना, अंदर से खली उनको अंदर से खला। तो वो सोचा कि क्यों ना उनके उनके खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। जो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता से इस वादे के साथ आई थी, जैसे कोई सरकार जब पार्टी में आती है तो कुछ वादे करती है ना, हम आएंगे तो ये कर देंगे, इतनी रोजगार देंगे, इतने ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो अपने वादों से मुकर जाती है। तो उसी तरह जो कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, उस सत्ता में कुछ वादों के साथ आई थी कि वो कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। कम्युनिस्टों का कहना था कि संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। 1959 में केंद्र की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, 3 आर्टिकल आप ध्यान में रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। जो आर्टिकल 352 होता है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे डिटेल में। अगली क्लास नहीं, अगले एक चैप्टर है उसमें, आने वाले चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि 1900 जो आर्टिकल 352 है, इसे राष्ट्रीय आपातकालीन इसके ज़रिए लगाया जाता है। और आर्टिकल 356 है, इसमें जो डायरेक्ट जो राष्ट्रपति होता है, उनका शासन हो जाता है किसी राज्य पे, ठीक है? किसी वजह से अगर सरकार गिर जाती है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। और आर्टिकल 360, ये जब वित्तीय आपातकाल, जब देश में वित्तीय इमरजेंसी होती है, पैसे नहीं होते, तो उस वक्त जब इमरजेंसी होती है। लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। और 352, आर्टिकल 352 ये हुआ था 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस वक्त लगी थी 300 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। उसकी चर्चा हम अगले अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि 356 के तहत जो केरल में कम्युनिस्ट सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया। और ये फैसला बड़ा विवादग्रस्त साबित हुआ, ठीक है। इसके अलावा संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग, ये पहले उदाहरण था कि जहाँ जो संविधान प्रदत्त आपातकालीन थे, उनका ये दुरुपयोग हुआ था। इसकी बार-बार इसको ये उपयोग किया गया इस फैसलों को। इसके अलावा अगस्त 1959 ये देख सकते हो कि कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये कम्युनिस्ट के नेता है, जो ईएमएस नमूद्रिपाद है, उसके नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनका जो प्रदर्शन हो रहा है 1959 में, ठीक है। इसके बाद हम आगे थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं, ये सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो सोशलिस्ट पार्टी है कि जड़ों की आज़ादी से पहले ही उस वक्त में ढूंढा जा सकता है। जो सोशलिस्ट पार्टी, उसकी जड़ें आज़ादी से पहले भी हम देख सकते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रही थी, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुए, उससे पहले भी कई सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए। उस वक्त जब राष्ट्रीय जन आंदोलन चला रही थी कांग्रेस, जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर ही 1934 में हुआ था। 1934 में हुआ था, कांग्रेस के भीतर ही कुछ युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। ये नेता कांग्रेस से ज़्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी बनाना चाहते थे। इसकी क्या सोच थी कि जो कांग्रेस है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकामी बनाया है, समय के साथ चेंज हो और समतावादी बनाना चाहते थे।
1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। ठीक है, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें सारे को समाहित करके चलते थे। ठीक है, उसमें जितनी विचारधारा थी उनको अपने आप समाहित कर लेती थी। लेकिन 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया गया था कि कांग्रेस को लगती थी कि कई सदस्य दोहरी सदस्य न धारण कर सके, कि कम्युनिस्ट पार्टी का भी कम्युनिस्ट पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का भी सदस्य और कांग्रेस पार्टी का है। इससे उसे थोड़ा संदेह हुआ, इसलिए उसने संविधान में अपने संविधान जो पार्टी की अपनी-अपनी संविधान होती है ना, हर एक पार्टी की अपनी-अपनी एक संविधान होती है, तो उसमें उसने बदलाव किया। ठीक है? बदलाव किया कि इस वजह से जो कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। ठीक है? तो इसकी वजह से जो उसमें जो सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे या जो नेता थे, उनकी जो सोच थी, वो कांग्रेस से थोड़ी अलग हुई, जिसकी वजह से थोड़ा उसके जो मेल जो नहीं खा पा रहे थे। तो इसलिए उसने 1948 में अलग हो गए, ताकि जो इसके अलावा और अपने संविधान बदलाव किया, तो वो 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। ठीक है, 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव से कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। ठीक है, इससे का पार्टी के जो समर्थक हुए, काफ़ी निराशा हुई। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में छिटपुट सफलता मिली। ठीक है, लगभग आई थिंक उन्हें जो पहले आम चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 3% ही सीटें मिली थी। ठीक है, और लेकिन वोट जो मिले थे वो 10% मिले थे। ठीक है, इसके अलावा जो समाजवादी लोकतांत्रिक जो समाजवाद का जो इनका विचार था, विश्वास था, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद, इनकी विचारधारा थी। ठीक है, इस आधार पर वे कांग्रेस तथा साम्यवादी दोनों से अलग थे। जो कम्युनिस्ट से और जो कांग्रेस थे, उनकी इनकी जो विचार थी दोनों से अलग थी। ठीक है, वो जो ये कांग्रेस की आलोचना इसलिए करते थे क्योंकि जो कांग्रेस जो पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, इनका जो आलोचना करते थे। और जो मजदूर किसान हैं उनकी उपेक्षा कर रही है, उनकी को अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, 1955 में इन समाजवादियों को 1955 में एक दुविधा का सामना करना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दिया कि उसका जो लक्ष्य है वो समाजवादी बनावट वाले समाज की संरचना है। क्योंकि जो समाजवादी की जो इनकी सोच थी, उस पर ही जो कांग्रेस ने अपने आप को कह दिया कि हम समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करेंगे। तो इससे जो इनकी हुई नहीं, इनकी थोड़ी लोकप्रियता कम हुई, इनको मुश्किल में आ गया। ठीक है, इसको कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की। राम मनोहर लोहिया जो कि बहुत ही प्रमुख नेता थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अन्य समाजवादी मसलन अशोक मेहता ने कांग्रेस को हल्के-फुल्के सहयोग की तरफदारी की। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए। बाद में जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसके कई टुकड़े हुए। कुछ मामले में बहुधा मेल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। कई जो सोशलिस्ट पार्टी थे वो टूट के कई दल बने। इन दलों में जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। अलग-अलग पार्टी बनी। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्रदेव, राम मनोहर लोहिया और एस.एम. जोशी जो समाजवादी दलों के नेताओं के प्रमुख नेता थे। इसका नाम याद रखना कि कहीं एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स वाले या 1 मार्क्स में, कि कैसे कौन-कौन से जो नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आप पूछेंगे तो आप इसे आसानी से बता सकते हो। ठीक है? इसके बाद मौजूदा जो हिंदुस्तान में कई दल जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी जो बिहार में है, जनता दल यूनाइटेड है, जेडीयू, ठीक है? जो कि बिहार में ही है, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, और आरजेडी जो कि लालू प्रसाद की पार्टी है। इसके अलावा जनता दल सेकुलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप दे सकती है। ठीक है? हम आचार्य नरेंद्र की बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसके अलावा आज़ादी के आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए, किसान आंदोलन के में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के भी ये विद्वान थे। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। ठीक है, तो हम देखेंगे एक दल के प्रभुत्व के दौर में जो कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी। जो कांग्रेस जो प्रभुत्व था, एक दल का जो प्रभुत्व था कांग्रेस का, उसकी प्रकृति क्या थी? जो भारत एकमात्र ऐसा ही देश नहीं था जहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व वाले दौर से गुजरा हो। बहुत ऐसे देश थे जहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन हम देखेंगे क्या कारण थे कि भारत और अन्य देशों के जो एक पार्टी का प्रभुत्व था, वो दोनों अलग-अलग मायने में थे। भारत में किस वजह से एक पार्टी का प्रभुत्व था और अलग देश में किस वजह से एक पार्टी का प्रभुत्व था। ठीक है? ये हम देखेंगे। तो जो भारत में था, हम देखेंगे कि जो बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाए तो हम एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फ़र्क है। बाकी मुल्कों में जो एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ ना, वो लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। वहाँ लोकतंत्र नहीं हुआ, उसको लोकतंत्र की कीमत चुकानी पड़ी।
ठीक है। कुछ देश मसल जैसे चीन होगा, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, इसकी संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति दी गई है, इसलिए वहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, भारत में कई सारी पार्टियां हैं। आज हम देख सकते हैं कैसे 6 नेशनल पार्टी है और कई सारे जो और भी पार्टियां हैं। तो यहाँ और जबकि जो चीन हो गया, क्यूबा हो गया और सीरिया, यहाँ सिर्फ इनकी संविधान जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी देश के शासन की अनुमति दी गई, इसलिए वहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व होता है। जैसे और कुछ और देश, जैसे देश म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, इरिट्रिया हो गया, यहाँ एक पार्टी का जो प्रभुत्व हुआ ना, एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपयोगों के चलते कायम हुआ। ठीक है, बोलते हैं ना तलवार की नोक पर शासन हुआ, ताकत की वजह से एक पार्टी का शासन हुआ, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से कानूनी और सैन्य उपयोग के चलते कायम हुआ, और एक कुछ प्रभाव कानूनी और सैन्य उपयोग के चलते कायम हुआ। उसके अलावा अब से कुछ साल पहले तक जो मैक्सिको थी, दक्षिण कोरिया और ताइवान एक पार्टी प्रभुत्व वाले देश थे, लेकिन बाद में वहाँ शासन व्यवस्था बदला। ठीक है, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों के कहीं अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में काम हुआ, अनेक पार्टियों के मुक्ति और निष्पक्ष चुनाव के माहौल एक दूसरे की होर की, और तब कांग्रेस पार्टी के बाद एक चुनाव जीतनी गई। ठीक है, यहाँ चुनाव हुए, बहरहाल यहाँ चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी को विजय मिली। इसके लिए यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ और न कि किसी सैन्य वजह से या संविधान में हेर फेरी की वजह से या संविधान में एक ही पार्टी का शासन था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम जो कांग्रेस की प्रकृति है वो बाकी देशों की जो पार्टी है उनसे अलग है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की कुछ इसी तरह इसी ऐसे ही दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। हम यहाँ बात कर लेंगे PRI। ठीक है, PRI पार्टी ये मैक्सिको की पार्टी है। इसे इसका मतलब हुआ इसका है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। स्पेनिश में इसे PRI कहते हैं। ठीक है, ये मैक्सिको के इसने मैक्सिको में लगभग 60 साल शासन का। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी, तब इसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। जब इसकी स्थापना हुई उसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब बाद में इसे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा गया। इसे मैक्सिको प्रांतीय की विरासत हासिल थी। मैक्सिको में भी मैक्सिकन क्रांति हुई थी, इसलिए इसकी जो विरासत, जैसे कांग्रेस जो भारत में जब हुआ तो उसको कांग्रेस पार्टी को विरासत हासिल थी। लेकिन कांग्रेस था वो बाद में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पार्टी का शासन हो गया, संविधान में ये हो गया, उसमें धांधली किया, ऐसा नहीं था। लेकिन जो PRI पार्टी थी उसने धांधली किया संविधान में। अनेक जो राजनेता और जो सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन था, अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था ये PRI। समय बीतने के साथ PRI के संस्थापक जो प्लूटार्को जो इलियास कैलाश ने इस संगठन पर कब्जा जमा लिया, उसने अपना ही कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो नियमित रूप से जो चुनाव होने वाले थे, कई बार देरी हुई। ठीक है, इसके चुनाव में हर बार PRI की विजयी होती रही, बाकी पार्टियां बस नाम की थी ताकि शासन दल को वैधता मिलती रहे। चुनाव के नियम इस तरह तय किए गए कि जो PRI जो पार्टी तो हर बार जीती थी, कुछ धांधली कर देते थे शासक दल के, अक्सर चुनाव में हेर फेर और धांधली की PRI के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाने लगा। ठीक है, आखिरकार सन 2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में ये पार्टी हारी। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 2000 में और ये पार्टी हार गई थी। मैक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा। बहरहाल अपने दबदबे दौर से PRI ने जो अपनाए हैं, दांव पेच अपनाए, उनका लोकतंत्र की सेहत पर बड़ा खराब असर पड़ा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात पर अभी नागरिकों का पूरा विश्वास नहीं जमा पाया है। ठीक है, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर लेते हैं। ये जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे और दलितों के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में ये अगुवा किए, सबसे आगे थे। इसके अलावा विद्वान थे और बुद्धिजीवी थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड में भी पूछ सकता है या सीट में भी पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, 1 मार्क्स के लिए जो होता है उसमें पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसने बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन में ये योजनाकार रहे, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में ये सदस्य रहे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, उसके ये अध्यक्ष रहे। आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। ऐसे थे जो गैर कांग्रेसी ये थे और फिर भी इसे उस वक्त मंत्रिमंडल में मंत्री दिए। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल यह होता है कि जिस पार्टी की सरकार बनी उस पार्टी के ही जो नेता होंगे उसी की ही जो जैसे कोई क्षेत्र दिया जाएगा। जैसे हो गया शिक्षा मंत्री हो गया उसी पार्टी की होगी, और कोई जैसे कोयला मंत्री होगा उसी पार्टी का होगा। ठीक है, तो अब आजकल अब नहीं होता है। अब यह होता है कि उस पार्टी का होता है, लेकिन पहले होता था कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा जो हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया। 1956 में वो अपने हज़ारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी की इस जो साधारण जो सफलता थी, उनकी जो सफलता उनकी इस वजह से की, जो उनकी जो जड़ें थी वो संविधानता संग्राम की विरासत थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम देख सकते हैं कि 1885 से लेकर 1947 तक कैसे कांग्रेसी ने देश के लिए कार्य किया। ठीक है, कैसे उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग-अलग आंदोलन चलाए, जिसकी वजह से जो उसके बोलते हैं ना पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई, फेमस हुए, लोगों के दिल-दिल में बस गया कि एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इसकी वजह से वो सत्ता में बनी रही, ये कारण था। इसके अलावा आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी रहे, हर एक आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन की बात कर ले, सविनय अवज्ञा के आंदोलन की बात कर ले, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उसकी बात कर ले, या कहीं और छिटपुट आंदोलन हो, कहीं किसान आंदोलन या कहीं भी हो, इस कांग्रेस इसमें हर जगह अपनी बार ए थी, अब उसमें अपनी वहाँ शामिल होते थे। इसलिए उसकी यहाँ इसकी वजह से उसे और ज़्यादा पॉपुलर हुए ये। कांग्रेस पहले से यही है, पहले से ही सुसंगठित पार्टी थी, जो कि बाकी दल अभी अपनी राजनीति सोच ही रहे थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी, इससे इसको बड़ा फ़ायदा मिलता था। इनकी जो पार्टी जो नेता थे वो भी करिश्माई करिश्माई थे, कुछ नेता जैसे भीमराव अम्बेडकर कह रहा हूँ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब इन कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। इस वजह से जो इनकी पॉपुलैरिटी थी वो भी बनी। ठीक है, इसके अलावा इसको अव्वल और इकलौता होने का बहुत फ़ायदा मिला। आज़ादी के बाद ये पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी। आप ये बात मानचित्र देख सकते थे, जैसे हमने मानचित्र में देखा कैसे हर राज्य में कांग्रेस शासित प्रदेश थे। ठीक है, आज फिलहाल राज्य दौरान की अगवा कर रही थी। इसके अलावा इसकी प्रकृति सबसे समेटकर मेलजोल के साथ चलने लगी थी। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।